को जो है हम आगे इतना ले जा पाते हैं। और वही हमारे साथ हमारे तमाम प्रवक्ता भी जो है वो जुड़ चुके हैं। अब आपको बता दें इनके तारुफ से पहले कि आज का हमारा खास मुद्दा क्या है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, सबको पता है ना। 2026 में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। वहां से सुनार बांग्ला की खुशबू से ज्यादा कहीं आ रही है आवाज, और खुशबू किसी चीज की तो वो है हिंदू और मुस्लिम वोटर्स की। अब ऐसे में देखिए, हुमायूं कबीर नाम आपको याद होगा, हुमायूं कबीर जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद में बनवाऊंगा, कलकत्ता में बाबरी मस्जिद में बनवाऊंगा। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि टीएमसी से उनको निलंबित कर दिया गया। अब वो अगर एक तरह से मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लेकर के जाते हैं तो ये मुस्लिम वोट बैंक आखिरकार जाएगा कहां? इसका खामियाजा क्या ममता बनर्जी, ममता दीदी या फिर टीएमसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये है हमारा आज का खास मुद्दा। और हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का एक तरफ से लड़ाई देख रहे थे, उनकी लड़ाई टीएमसी के साथ ही, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की भी सुगबुगाहट सामने, क्योंकि हुमायूं कबीर के साथ बाकी अन्य पार्टियां गठबंधन करने के लिए बेताब है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अब यही समझा जा रहा है कि हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स, तो हिंदू वोटर्स तो समझिए कि अगर बीजेपी के खाते में जाते हैं तो मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल। क्या दो भाग में बटेंगे और हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच में अब ये सीधी सीधी लड़ाई होने जा रही है? यही सवाल जवाब का दौर जो है हमारा चलेगा। हमारे साथ आलोक वजीर बीजेपी के नेता है, वो हमसे जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कृष्णकांत जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश जी हैं, प्रो कांग्रेस है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर रुपेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हम आप लोगों के पास में आए, लेकिन सबसे पहले जनता के पास जाते हैं। देखिए, गहमा गहम बहस तो होगी ही होगी, उससे पहले कुछ सुना दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आपकी टीम को बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ पर आते हैं और सभी का जो है विचार लेकर के आगे समाज में और दुनिया में पहुँचाते हैं। तो पहली बात यह है कि ये जो बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है, जिसने भारतीय संस्कृति और सनातन की परंपरा एवं भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाई, तमाम ऐसे भारत के उस पे उसने आक्रमण किए जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद बने। ये लानत है ऐसे समाज पर और ऐसे व्यक्ति पर। तो कुमार विश्वास जी की मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत कि जख्म ऐसे मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ओह, आप लोग को सुनाएंगे? आइए, चलिए आप सर आइए। आप तो हमारे परमानेंट गेस्ट में आ गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और ऐसे में हम देख रहे हैं वोटर्स, हम कहते हैं सिर्फ कि जातिवाद और धर्मवाद नई चीजें होती है, बट होती हैं, और उसी के तर्ज पर जो है अपने उम्मीदवारों को भी उतारा जाता है। अब ऐसे में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के निर्माण के साथ मुस्लिम वोट बैंक को खींचने की कोशिश में खामियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है? और टीएमसी को खामियाजा पूरा खामियाजा टीएमसी को है। और वोटर, हिंदू वोटर तो टीएमसी के पास है नहीं, जो है वो अगर हिंदू है तो वो टीएमसी के साथ नहीं हो सकता। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति करने से देश बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। बंगाल बर्बाद हो रहा है इसीलिए कि वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जी, तुष्टीकरण की राजनीति है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या? बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी यूजीसी जो आया था उसमें हम हिंदू भाई जैसे ही बिखराव की तरफ आए और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को एक करने के लिए ये डिसीजन वापस ले लिया। कुछ ब्रेक लगाए हुए हैं उस पे। और आने वाले समय पे शायद ये एकता आगे बंगाल चुनावों में दिखाई देगी। और रहा मोहम्मदनों का, मोहम्मदन तो 2-3 फाटों में बच चुका है। चाहे वो जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, कितनी घिनौनी बात, जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, उसके ऊपर वो एक नींव रखने जा रहे हैं। ये हिंदू कभी नहीं सहेगा और उसका परिणाम श्री राम जन्मभूमि की स्थापना के साथ बंगाल में पुनः स्थापित होगा एक राम मंदिर। बिल्कुल। तो यानी कि क्या पश्चिम बंगाल में आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के आने के चांसेस है? आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनाएं। अच्छा, कुछ सुना दीजिए आप लोग, कोई कविता, शायरी, सटायर।
आप तो बहुत दिन के बाद आए हैं प्रोग्राम में, बताइए, आप बताइए पश्चिम बंगाल में क्या होगा? पश्चिम बंगाल में भगवा झंडा लहराएगा, ठीक है। मतलब आप तो पूरे दमखम के साथ ही आपने अनाउंस कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार बनानी है। ममता बनर्जी रुष्ट हो जाएंगी तो क्यों हो जाएंगी बिल्कुल, आपसे? जैसे हमारे राम जन्मभूमि पे मोदी जी लाए हैं, हाँ, ठीक है, राम जी को स्थापित किया, वैसे बंगाल में भी अब स्थापित किया जाएगा। वहाँ भी एक राम मंदिर जो सर कह रहे हैं, वहाँ भी राम जी का स्थापित किया जाएगा। अच्छा, हुमायूं कबीर को कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम है जो ममता बनर्जी से उनके वोट बैंक को खींचने के लिए बनाई गई है। ये तो कहने वाली बात है, कौन हाँ। किसकी भी है, कौन किसकी ये है, किसी को खुद पता नहीं है। सब एक दूसरे को बोलते हैं। सब एक दूसरे को बोल रहे हाँ, हैं। और कम कोई नहीं है। अच्छा, मुस्लिम वोटर्स कहाँ जा सकते हैं आप? सीधे वहीं जाएंगे, या तो हुमायूं पे जाएंगे, ओवैसी भी जाने वाला है वहाँ, ठीक है, और वो भी है तृणमूल, यही, और कांग्रेस, इन्हीं में बैठ के रह जाएंगे, वहीं सब। बैठ जाएंगे। इन्हीं में बैठ के रह जाएंगे। आप कुछ सुनाएंगे? चलिए, कोई राजनीति से अलग कुछ आप सुनाइए, कुछ गा के, मैं कुछ ये कहना शायरी। चाहता हूँ, हाँ। जैसे कि ये हुमायूं कबीर ने जो मस्जिद बनवाई है, ये टीएमसी की और हुमायूं कबीर की एक नूरा कुश्ती हो रही है। हाँ। इसमें सब मिली भगत है। अगर हुमायूं कबीर वहाँ मस्जिद का निर्माण करना शुरू कर दिया, उसने कर ही दिया, हाँ। तो क्या टीएमसी का प्रशासन वहाँ रोक नहीं सकता था? ये सब उसी की मिला भगत है, ये सब एंड में जाके सब एक हो जाएंगे। अच्छा, तो कोई कह रहा है बीजेपी की बी टीम, तो कोई कह रहा है यहाँ पर कि ये टीएमसी की बी टीम है। आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, हुमायूं कबीर जो है ना वो मस्जिद बनाएगा ना मंदिर बनाएगा। वो चुनाव लड़ने के लिए एक फंड इकट्ठा कर रहा है। हाँ। ये चीज को कोई समझ नहीं रहा है। और रही बात टीएमसी की या बीजेपी की, तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा यहाँ पे। हाँ। बंगाल की जो जनता है, चाहे वहाँ का हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो त्रस्त है। अच्छा। वो अब क्या है, सरकार को जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी आई थी, सिंगूर भगा देंगे तो तुम्हारा जमीन रह जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा, सिंगूर भगा करके उसने क्या किया, जनता के साथ एक छलावा किया। कितना रोजगार मिला है। आज जो टाटा नैनो जो बन रही है गुजरात में, वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला है। अगर वही फैक्ट्री बंगाल में होती तो हमारे बंगाल के जो दोस्त हैं, भाई लोग हैं, बंधु, वो नोएडा या दिल्ली या पंजाब या कहीं नहीं जाते। कम से कम उस फैक्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलता। तो ये तो ममता बनर्जी से हुआ नहीं। और रही बात कि चुनाव तो हिंदुस्तान में हर 6 महीने हर साल चलता रहता है। चुनाव से कभी किसी चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान का जनता, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, वो जाग गया है कि हमें किसे लाना है और कौन हमारा देश का सुरक्षा करेगा। चलिए, अच्छा, कोई कोलकाता से है या पश्चिम बंगाल से कोई है यहाँ पर? कोई है पश्चिम बंगाल से यहाँ पर? चलिए, तो यहाँ फिलहाल पश्चिम बंगाल, मुझे लग रहा है कि रोजगार बहुत है क्या, जो बात आप कह रहे थे पश्चिम बंगाल में कि यहाँ पर कोई आया नहीं। सबसे पहले रुपेंद्र जी, आप ही का रुख करते हुए, अभी क्या सिचुएशन आपको पश्चिम बंगाल के अंदर में नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं तीसरे मोर्चे की ये शुरुआत जो है हो चुकी है। हुमायूं कबीर ने अपनी एक पार्टी भी बना ली, अब उसके साथ अन्य पार्टियां भी जाने को तैयार हैं। तो क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का ये त्रिकोणीय मुकाबला? देखिए, अभी यहाँ पे क्या होगा मैम कि जैसे अब जब कोई सिचुएशन आती है, हाँ। अब ऐसी जी अपनी किसी पार्टी उतार देते हैं किसी स्टेट में, यहाँ क्या हो जाता है कि बीजेपी की बी पार्टी है। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने बोला था कि ये जो हुमायूं कबीर, इनको भी बोल दिए बीजेपी की बी पार्टी है। भाई, भारत में तो लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी पार्टी बना सकता है। अगर तो उनको लगता है कि यहाँ के हम पार्टी बना के बंगाल का विकास कैसे, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो पहले बंगाल में होता था वो नहीं होना चाहिए। अब बंगाल को विकास के दायरे में ले जाना है। जैसे अपना गुजरात मॉडल है, जैसे अपना यूपी मॉडल भी स्थापित किया गया है, वैसे बंगाल को भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बंगाल के भाई हैं, उसमें हिंदू मुसलमान ना करके जितने भी भाई हैं वो क्यों जाएंगे अपना दिल्ली, क्यों जाएंगे गुजरात, क्यों जाएंगे क्या अपना अदर स्टेट में? उसी स्टेट में काम मिलना चाहिए था ना। नहीं, तो ये देखिए ना, मैंने इतने लोगों में पूछा, सब मैक्सिमम मुझे लग रहा है यूपी, और यूपी तो चलिए है ही है, लेकिन यूपी के भी अलग अलग एरिया से लोग आए हुए हैं, और बिहार के भी कई लोग हैं यहाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल का कोई भी नहीं है। यानी पश्चिम बंगाल में फिर रोजगार मिल रहा है? नहीं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं मैम। हाँ। आप इंटरनली जब घुसेंगी ना, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो बेचारे, उन लोगों को शिक्षा नहीं दी गई। मुझे किसी ने बताया, किसी नेता ने लिखा था, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, किसी कवि की बाणी थी, उनका ये था कि नेता आपको 500 रुपया दे देंगे, मुर्गा दे देंगे, दारू दे देंगे, खाना दे देंगे, लेकिन आपको शिक्षा नहीं देंगे। अच्छा। तो अगर शिक्षा दे दिए तो हमारा जो शिक्षित व्यक्ति वो जवाब करने के क्वेश्चन में लग जाएगा नेताओं से, और जब वो जवाब करेगा तो नेता बलगला जाएंगे। अच्छा, तो ये वजह है यहाँ पर। कृष्णकांत जी, आपके पास यहाँ पर इस बात को बताइएगा,
क्या पश्चिम बंगाल में अब तीसरे मोर्चे के फ्रंट से ये हो गया है कि ममता दीदी का किला ढह जाएगा? क्योंकि जबरदस्त किला है जिसको ढाने की कोशिश बीजेपी कई वर्षों से, लेकिन उसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। किरण जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। मैं बंगाल से कुछ ही दिन पहले लौटा हूँ। जो विकास की बात हो रही है उससे पहले हम बात करें कि आखिर इतना मुद्दा गरमाया हुआ क्यों है। जो मुस्लिम आबादी की बात आप कर रहे हैं, दो महत्वपूर्ण इतिहास की घटना है। एक तो है बंग भंग जो आंदोलन हुआ 1905 में विभाजन होता है, और दूसरा 1947 में बंगाल का विभाजन होता है जो पूर्वी पाकिस्तान है। वहाँ से जो 33% आबादी थी बंगाल की, वो पाकिस्तान चली गई, जो आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन समस्याएं जो है वह आज़ादी के बाद जितनी बढ़नी चाहिए, उसके मतलब समस्याओं पर नियंत्रण होना चाहिए, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो नहीं दिखा है। मैं बंगाल से खुद ही लौटा हूँ। एक अरसे के बाद वहाँ पर देखा है कि कुछ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वही हावड़ा है, जैसा पहले था, आज से 20 साल पहले गए थे वैसा ही है। तो विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम करके वो अपनी रोटी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। ममता बनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बंगाल के अंदर में। आपने देखा कि पिछले चुनाव में उनको 213 सीटें मिली थी, 77 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो बंगाल में खासकर ममता बनर्जी का जो अपना एक कार्डर है, उस कार्डर को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जो काम ममता बनर्जी को सुपर पावर में रहते हुए करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि ये जो एज है बीजेपी को, आपने देखा है कि नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लगातार बंगाल की तरफ फोकस कर रहे हैं, उनकी यात्राएं शुरू हो रही है। 5 राज्यों में जो चुनाव है, खासकर असम, बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बंगाल है, क्योंकि बंगाल में जो होगा उसका असर दिल्ली तक होता है। आप देखिए ममता बनर्जी अभी हाल में जो पेंडुलम है, यहाँ दिल्ली आती हैं, दिल्ली में लोगों से मिलना चाहती है, प्रदर्शन एक गैल्वेनाइज करने का प्रयास है कि बंगाल की बातों को सुना नहीं जा रहा है। बंगाल पर मोदी जी हमलावर है, बंगाल पर ये है, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपने गृहमान में नहीं, तो आपने ये कहा कि बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन जो अभी तक विकास का कार्य नहीं हुआ उससे बीजेपी को फायदा होगा, तो इसका फायदा हुमायूं कबीर को भी तो हो सकता है। हुमायूं कबीर को नहीं हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, इस सज्जन ने अभी सही कहा कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे कुछ लोग जो होते हैं जिनको हाशिए पे होते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें मेरा कुछ हिस्सा मिले, कुछ बार्गेन कर सकें। तो बार्गेन वाली पोजीशन में हुमायूं कबीर बिल्कुल नहीं है। बार्गेन कह रहे हैं या किंग मेकर भी हो सकते हैं? देखिए, हुमायूं कबीर की हमने 2 दिन पहले ही बात करी थी। हुमायूं कबीर एक बहुत ही मतलब एक तो वह दलबदरू नेता है, दलबदरू टीएमसी से ही गए हुए हैं। नहीं, टीएमसी ने पहले कांग्रेस से टीएमसी में आए, फिर टीएमसी से बीजेपी में चले गए, फिर दोबारा तो टीएमसी जब में आ तक गए। टीएमसी में थे तब तक अच्छा था सब कुछ, नहीं, तब दल बदलू नहीं थे। अब वो चले गए, अपनी पार्टी बना ली, तो दल बदलू हो गए। सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद का बनाने की घोषणा करने से, सिर्फ एक मस्जिद बनाने की घोषणा करने से ये साबित नहीं होता या ये खुदा नहीं होता कि वो कुछ सरकार सत्ता में आएंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा पोलराइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी सी में एक सीट आ जाए, कुछ बात हो जाए, जैसे कि वामपंथी तुरंत उनकी तरफ लपक गए कि हमारे साथ करिए, हमारे साथ आइए, जबकि वो उनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ एक मुर्शिदाबाद जिले तक है। मुर्शिदाबाद से आगे वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो टक्कर देने की बात कर रहे हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को टक्कर देने में बीजेपी को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतना उनका जो राजनीति का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सिस्टम से है। मतलब वो सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करती, वो बात करती रियलिटी सबका साथ सबका विकास की। लेकिन कृष्णकांत जी तो कह रहे हैं कोई विकास हुआ नहीं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में कुछ विकास देखने जो है वो मिल रहा है। ये देखिए, ये अभी हाल फिलहाल में होकर के आए हैं, तो ये हाल फिलहाल की बात करेंगे। पहली बात, अगर कोई सरकार 15 साल से काम नहीं कर रही है तो लगातार सत्ता में क्यों है? अगर कोई सरकार, ठीक है, पहला माना कि पहली बार आप सत्ता में आ गए, आपकी हवा थी, आपने हिंदुत्व किया, आपने मुस्लिमबाजी करी, समझ गया। अगली बार जब सत्ता में आते हो या उससे अगली बार सत्ता में आते हो, जब लगातार 3 साल सत्ता में आप हो, सिंपल सी बात है, कुछ तो काम हो रहा है। तो आप ये कैसे सकते हैं कि कुछ काम हो ही नहीं रहा? अच्छा, ठीक है कृष्णकांत जी, हाँ मैं आ रही हूँ आलोक जी आपके पास। देखिए, हमारे सज्जन ने जो अभी कहा है, देखिए विकास का मतलब पैमाना एक होता है। विकास का मतलब है कि रोड बढ़िया हो, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो, ट्रेन यातायात अच्छी हो, फ्लाइट की सर्विसेज अच्छी हो। वही दमदम एयरपोर्ट है, वही हावड़ा ब्रिज है, तो कोई खास अंतर मुझे वहाँ नहीं दिख रहा है। रोड वही है। मैं खुद ईडन गार्डन्स में स्पोर्ट्स कवर करता था, मैं गया वहाँ पर, कोई बदलाव नहीं दिखा। पहली बार देखिए उस पर कुछ काम हो रहा है। तो सत्ता में बने रहना कोई विकास का द्योतक नहीं है, विकास के बारे में बात नहीं करता है। आप एक लंबे समय, भारत में भी आप देखिए एक सरकार लगातार, तो ये जनता के वोट पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए उसमें कार्डर की बात आ रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है वहाँ पर जो बंगाली मानुष की बात हो रही है, बंगाल की बंगालियत, बंगाल अस्मिता की बात हो रही है, बंगाली लैंग्वेज की बात हो रही है, उसको लेकर अभी वर्तमान में आप देखें कई ऐसे नेता हुए वहाँ पर, जैसे प्रियंजन दास मुंशी जी थे,
प्रणब मुद्दा थे, जो कि कांग्रेस के इतने स्टालवार्ड थे, और ममता बनर्जी को देखिए कि वो एक आवाज़ बन के है वहाँ पर, कि जब भी कोई बात होती है कि नहीं बंगाल पे खतरा है, बंगाली मानुष पे खतरा है, लिटरेचर पे खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये बेनिफिट जो है वो बंगाल के लोगों का एक भाषा और बंगालियत की वजह से। सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे कि अगर किसी को मुश्किल आएगी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो वो बीजेपी को करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए किरण जी, हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत भारत के किसी राज्य में किसी भी पार्टी को टक्कर देने में सक्षम हो चुके हैं। और रही बंगाल की बात, तो इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हर हालत में सरकार बनाकर रहेगी। बिहार की महिलाओं ने यह संदेश दे दिया है कि अब भारत विकास चाहता है। जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने जबरदस्त वोट किया नीतीश कुमार के पक्ष में, और सिर्फ विकास के नाम पर वोट किया। और यही हाल इन्होंने बंगला मानुष किया। इन्होंने वहां के लोगों को एक मोह माया में फंसाया कि बंगाली बंगाली करके इनको इकट्ठा कर लें, लेकिन अब वहीं के लोग भारत भारत कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन आलोक जी, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की पकड़ और कहें कि एक अहम भूमिका है किसी को भी सत्ता पर काबिज करने के लिए। ऐसे में बिना उनके सपोर्ट के क्या संभव है बीजेपी के लिए? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, बिहार की महिलाओं ने संदेश दे दिया। वहां बुरके के नीचे से भी ठपाठप वोट पड़े हैं कमल छाप पर, तभी यह अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है। पांचवी बार नीतीश कुमार को इतना बड़ा बहुमत मिला है। ये तब तक संभव नहीं होता जब तक जात पात से ऊपर उठ के वोट नहीं होता, जब तक धर्म के ऊपर से उठ के वोट नहीं होता। जितनी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता हूं, वो सबका लाभ समाज के हर वर्ग को 100% मिल रहा है। और यही कारण है कि अब वो लोग विकास की तरफ मुखातिब है। अब धर्म और जात की राजनीति नहीं चलेगी। अरे हम लोग तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत हिंदुस्तान में 2 MP थे जी, वहां से ऊपर उठ के हम सत्ता पे आए हैं। तो हम मेहनत करना जानते हैं, हम भारत को आगे ले जाने की कवायद करना जानते हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम किसी भी कीमत पर, और अभी जो आपने देखा SIR के बाद जो बांग्लादेश बॉर्डर पर दौड़ लग रही थी, हाँ भाई क्यों जा रहे हो, तो यहाँ SIR हो रहा है, हमारे पास कोई कागजात नहीं है, तो उनके आधे वोटर तो भाग गए बांग्लादेश। अब जो बचे खुचे हैं वो कबीर नहीं, तो ये सूर्य जी इसी का जवाब दीजिएगा। क्या SIR में जो कई लोग गए बांग्लादेश वापस चले गए? क्योंकि ये बार बार आरोप लगता है, और ऐसा नहीं, ममता बनर्जी ने भी अपने समय में ये आरोप लगाया था कि उनको ही वोटर्स बना करके अपना एक सत्ता पे काबिज जो है CPM भी हुआ करती थी। और आज अगर देखिए तो अब बीजेपी का भी यही आरोप है। अब ऐसे में ये बताइए, इसीलिए क्या हिंदुत्व की राजनीति, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, इसीलिए महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण, महाकाल मंदिर का निर्माण, ये सब कराया जा रहा है कि अब हिंदुत्व के बिना उनकी नैया जो है वो पार होगी नहीं? देखिए, जो कलकत्ता की राजनीति, जो बंगाल की राजनीति है जी, वो सांस्कृतिक राजनीति, वो जो उनकी जो ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो सांस्कृतिक हिंदुत्व पे टिकी हुई है, और जो बीजेपी की राजनीति टिकी है वो टिकी राजनीतिक हिंदुत्व पे। मतलब दोनों में अंतर है। मतलब इन्होंने जय श्री राम जैसे आस्था रूपी नाम को भी एक राजनीतिक नारा बना दिया, और ये बात करते हैं हिंदुत्व की। आज अगर हम जय श्री राम ना बोले तो इनकी नजर में क्या है, हम गद्दार हो गए। हम जब ये कहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि हम मंदिर ही बनाएंगे, तो हम है राष्ट्र के भक्त, और हम कहते हैं कि मस्जिद ही बनाएंगे तो हम राष्ट्र विरोधी हो गए। अरे भाई, देश के नागरिकों को नहीं, मस्जिद बनाने से नाराजगी कहाँ है? बाबरी मस्जिद से नाराजगी है ना। एक मिनट, नाम कुछ भी हो, सुनिए इनको जय श्री राम कहने से हम आपको क्या राष्ट्रभक्त नहीं मानेंगे? जय श्री राम कहना क्या जुर्म है? इतने दिनों तक हमको आपने दबा के रखा, अब हम दबने वाले नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व सनातन जाग चुका है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। तो जिस दिन आप ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, संविधान चेंज कर देंगे, उस दिन हम हिंदू राष्ट्र को मान लेंगे। तब तक हिंदू राष्ट्र की बात ही कोई कल्पना है। उसके लिए आपको पहले संविधान की प्रस्तावना ही चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास आर्टिकल 21 है, 90 है, 14 है, तो हर किसी को अपना नाम चुनने का, अपना काम करने का, अपनी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे बनाने का हक है। अगर आपको नाम से आपत्ति है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट,
आप जाइए कि बाबरी इनाम से आपत्ति है। अगर बाबरी इनाम अगर संविधान में मैं ये नहीं कर मैं सवाल वो नहीं है। देखिए उसके लिए तो कोर्ट गया ही गया, हाई कोर्ट में ये पूरा मसला गया। आ रही हूँ आपके पास आलोक जी, हाई कोर्ट में ये पूरा मसला गया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बाबरी सोचना ही क्यों था। आप भारत में रहिए, प्रेम से रहिए, रह रहे हैं। जिस समय विभाजन हुआ था आप कितने थे? 7%। आज आप हो चुके हैं 14%। अगर आप खुश नहीं थे, अगर आप खुशहाल नहीं थे, अगर आप मानसिक तौर पे सही नहीं थे, तो आपके जनसंख्या में इतनी वृद्धि क्यों हो गई? अगर आप डरे हुए रहते, सहमे हुए रहते, भूखे रहते, दबे कुचले रहते, तो क्या आपकी जनसंख्या में वृद्धि होती? भारत ने आपको वो शक्ति दी है। और क्या हुआ पाकिस्तान में? आजादी के वक्त हम वहां पर 21% थे, आज 1% हो गए। कौन सी वहां पर धरती चीर के उनको खा गई? आपने उनको जबरन मुस्लिम बनाया, जबरन उनको आपने धर्मांतरण किया। लेकिन हिंदुस्तान में आप 7 करोड़ से 30 करोड़ होने पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको दबा रहे हैं। जय श्री राम कहना क्या गुनाह है? बोलिए जय श्री राम, बोलिए भारत माता की जय। बोलेंगे जय श्री राम, बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम मेरी आस्था है, लेकिन जय श्री राम को आस्था रूप बनाना ये गलत है। पहली बात इन्होंने बात करी 7 करोड़ की। देखो इन्होंने बात करी 7 करोड़ की। आप मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ की जनसंख्या भर्ती कम हो रही है, लेकिन जिस 7 करोड़ की बात कर रहे हैं उस वक्त देश की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। अगर हम 150 करोड़ पहुंच गए हैं, अगर वो 7 से 30 से पहुंचे हैं, तो हम भी तो मात्र 20 करोड़ से पहुंचे 110 करोड़ पे हम भी तो पहुंचे हैं। तो सिर्फ एक ही बात क्यों करते हैं? नहीं, लेकिन जो पहुंचने का एक सिलसिला और एक जो स्पीड है वो मुस्लिम समुदाय में ज्यादा है। चाहे आप मालदा देख लीजिए, मुर्शिदाबाद देख लीजिए या आसाम का आप देख लीजिए। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। पटना में पीएफआई के दफ्तर में गजवाए हिंद मिला, गजवाए हिंद बनाने की कवायद। और मदरसों में बजाय कि कंप्यूटर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की, एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, ये पढ़ाया जाता है। अब ये नहीं चलेगा। अब भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। जी जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या पे राजनीति का प्रभाव नहीं है। और जब संजय गांधी जी ने मुहिम चलाई थी तो जनसंघ उसके विरोध में खड़ा था। जब उस टाइम चलाई जाती थी मुहिम जनसंख्या नियंत्रण करने की, उस टाइम खिलाफ में क्यों थे? नहीं तो नसबंदी तो किसी और वजह से ना, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे की वजह तो कुछ और थी ना। हम तो हमारे नसबंदी आपके यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? 4 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, कहना नसबंदी है इनको। नहीं, वो संजय गांधी के वक्त की बात कर रहे हैं। संजय गांधी की वक्त की बात कर रहे हैं। संजय गांधी, लेकिन वो समय वो गलती की थी ना उन्होंने भी। नहीं, गलती क्या की थी? वो कहते हम तो हमारे दो के बाद पकड़ के थोड़ी ना करवाएंगे। लोकतंत्र कहाँ था उस वक्त में? अब पकड़ के थोड़ी ना करवा देंगे। आप सरकार एक योजना बना सकती है, सरकार एक योजना बना सकती है, जबरदस्ती थोड़ी ना करा सकती है। तो किसी की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें सवाल को उठाने फिर क्यों उठाएंगे? अरे साहब ये बताइए, आप जो है एक मिनट, जनसंख्या आप बढ़ा के मैम क्या आप मेरे बच्चों को बेरोजगारी देना चाहते हो? अगर मैं लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। अगर मैं लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे बच्चे 5 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, तो सरकारी स्कूल में जाएगा। ये कहते हैं जनसंख्या से आपका आपत्ति क्या है? अरे जनसंख्या से हॉस्पिटल की फिर बात करेंगे कि लाइन लग रही सरकारी हॉस्पिटल में, कौन जवाब देगा? जनसंख्या जितनी हमारे देश की कम होगी उतना ही हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे भारत की जनता को सोचना चाहिए। एक तो कानून लाइए। अगर मैम यही व्यक्तिगत बिजनेस नहीं है, व्यक्तिगत क्यों नहीं है? आप यहाँ कानून की बात चल रही है, कानून की बात चल रही है, लेकिन विशेष समुदाय इसको लेकर के नकार रहा है। भाई साहब ने बोला कि मस्जिद बनाने में क्या आपत्ति? हमें मस्जिद में आपत्ति नहीं, न मजार में आपत्ति है। हमें अब्दुल कलाम जी के नाम से एक नहीं 100 मस्जिद बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी के नाम पर हमें आपत्ति है। रही बात आपने कहा, आप जितने भी मजार देख लो वहाँ 99% हिंदू ही पूजा करता है। एक भी मंदिर में कोई ऐसा दिखा दो कि हमारे टोपी वाले मुसलमान भाई जाता हो, हाथ जोड़ता ऊपर से ही। हम लोग मस्जिद भी देखते हैं तो ऐसे सलाम कर लेते हैं भाई हमारा हिंदू धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं भाई साहब। और आप कह रहे हो श्री राम, हम हिंदुस्तान में रहकर श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर श्री राम बोलेंगे? आप ऐसी अब कौन सी वो बात? जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, दरअसल क्या है ना, हमारे देश में कुछ कट्टरपंथी लोग रहते हैं। ठीक है, वो तो शुक्र मनाओ, अभी एक विदेश से कुछ ऐसी न्यूज आई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेवकूफ़ हैं
क्योंकि उन्होंने एक मस्जिद के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को जगा दिया, और नहीं तो ये हिंदुस्तान गजवा हिंद बनने में कोई रह न जाता। आज जो है पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जाग गए हैं, अब हिंदुस्तान गजवा हिंद नहीं बन सकता है। तो हम सभी जाग चुके हैं। अब अगर यह तो आपको करना है तो संविधान के तरीके से चलिए। हिंदुस्तान में संविधान में सबसे पहले श्री राम दरबार का फोटो लगा हुआ, अम्बेडकर जी ने लगा के दिया है। तो इसलिए हिंदुस्तान हमेशा हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदुस्तान में हाँ, हिंदुस्तान में जब संविधान में ही हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र घोषित है तो हमें दोबारा घोषित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जिसका जिक्र मोहन भागवत ने भी कई बार किया है। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, आइए आप। हाँ जी, बहुत दिन के बाद, कहाँ थे इतने दिन से? मैं तो यहीं पे था, सुन रहा था बीजेपी वालों से सवाल कर। तो सिर्फ सुनना काम नहीं है ना, बोलना जरूरी है। अभी ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये बोल ये है कांग्रेस के सूर्य प्रकाश जी, ये है आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट जी। आ रहे ये बोल रहे थे कि जनसंख्या के ऊपर बिल लेकर के आना चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध तो बिल की तैयारी तो बहुत दिन पहले से हो रही थी। जब सीए कानून आया उन्होंने झूठा हल्ला फैलाया कि एनआरसी लागू हो रहा है, एनआरसी लागू हो रहा है। ये सूर्य जी आपके लिए है सवाल। सीए, एनआरसी, सब पे सवाल आप लोग खड़े करते हैं। एनआरसी का ड्राफ्ट तक नहीं आया और इन लोगों ने बोल दिया कि एनआरसी लागू हो रहा है। लोग धरना प्रदर्शन करने बैठ गए, देश जलने लग गया। कितने एनआरसी का कौन लेकर के आया था बताओगे आप आज? ऐसे ही अभी एक बिल आया यूजीसी का बिल। हाँ, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, उसमें बहुत सारी चीजें, थोड़ी सी चीज ऐड करनी है, लेकिन बिल खराब इतना भी नहीं था जितना बता दिया जी। दूसरी बात, संसदीय पैनल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस बिल को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, वो कौन थे? दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी से। सत्ता किसकी है? भाजपा की। तो क्या उनकी साजिश नहीं हो सकती थी इसमें? ये देखिए। अच्छा, ये बताइए पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ सकती है आने वाले दिनों में, जिस तरह से हुमायूं कबीर ने तीसरा फ्रंट खोल दिया है? अरे ऐसे हुमायूं कबीर कितने आते हैं कितने जाते हैं। नहीं, लेकिन अब उनके साथ तो बाकी पार्टियां भी जोड़ने की तैयारी में। वो पार्टी जोड़ेंगे, ठीक है, पार्टी जोड़ेंगे। बीजेपी को तो फायदा ही है। बीजेपी को फायदा है हुमायूं कबीर के आने से। आप ये सारे लड़ लें, अच्छा सारे पार्टी छोड़ दें, हर हाल में मोदी को फायदा है, मोदी को फायदा मिलेगा। ये कुछ भी कर लें। मतलब आलोक जी खुश हो रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी कर लें जी बिल्कुल, मोदी जी को फायदा है। हम सारे लड़ लें, बीजेपी की सरकार आने वाली है। जी बिल्कुल, मोदी जी को फायदा है। हम बीजेपी की सरकार आने वाली है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो संभव है ना कि हुमायूं कबीर जो है वो ममता दीदी उनकी भी टीम हो, कि आप एक तरफ से और बाद में किंग मेकर की भूमिका में आप आ जाए, आप फिर जाकर के जुड़ जाए? बिल्कुल, अभी छोटे छोटे पार्टियां बना रहे हैं, धीरे धीरे हर जगह अपनी फैला रहे हैं। इसमें बीजेपी को काफी फायदा है। जैसे हमने बिहार में काफी बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बनाई। ये पता चल गया, दिल की बात आ गई। देखिए, हमारा सनातन काफी ये पूरा फैला हुआ था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर भी बट गए हैं। जैसे कई भाई आपस में बट जाते हैं, कोई बात नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो बटेंगे ही, लेकिन ये पश्चिम बंगाल तो हमारे झंडा गाड़ेंगे उधर। पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़ेगी बीजेपी। आ रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित कर देगी कि झांगुर बाबा अब अल्लाह अल्लाह ही कर सकते हैं, उसके अलावा और हम उनको कुछ दूसरी गतिविधि करने नहीं देंगे। हम धर्मांतरण नहीं करने देंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको रसातल से खींच के, जिस बिल में छुपे होंगे खींच के लाके उनको ठीक कर देंगे। लेकिन आपका जो 6 इंच छोटा करने की कवायद है वो भी अब बंद कर देंगे। चलिए, हम ये कृष्णकांत जी ये बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार लोगों से यही सवाल कि हुमायूं कबीर क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, आने की संभावना आपको दिखती है? क्योंकि कई बार होता है और हमने ये जो है चीजें देखी, अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने भी सरकार बनाई थी शुरुआती दौर में, तो किस तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में थे और कांग्रेस को मिलकर के सरकार बनानी पड़ी थी। तो वैसा कुछ आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अभी हमारा जो टॉपिक ये है कि क्या बंगाल में हुमायूं कबीर के आने से क्या मतदान प्रभावित होगा, वो अपने पक्ष में कर पाएंगे, इस विषय पर हम लोग चलते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, अभी हम एक पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह बात करना चाहते हैं। तो हम ये बंगाल की बात इस समय ये कर रहे हैं कि
हुमायूं कबीर एक तरह से वो अपने ऊपर दांव खेलना चाह रहे हैं, लेकिन बंगाल की मतदाता भी काफ़ी मैच्योर्ड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पूरे भारतवर्ष की जो मतदाता है उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन शुरुआत में ही आपने कहा ना कि विकास पे नहीं, ये आपको हिंदू मुस्लिम पे ही वोटिंग होगी। उसी पे पूरे बंगाल की आबादी तकरीबन आपको 14 करोड़ के आसपास है, 13 करोड़ 91 लाख है, जो कि लगता है कि 14 करोड़ हो जाएगा। उसमें मुस्लिम आबादी 2.91 करोड़ यानी 3 करोड़ के आसपास है, जो कि एक भारी संख्या की मतदाता है, लेकिन वो फ्रैक्चर्ड है। कुछ मतदाता कांग्रेस की तरफ हैं, कुछ तृणमूल कांग्रेस की तरफ हैं, कुछ आपको सीपीआई की तरफ हैं, कुछ सीपीआई की तरफ थे। कबीर भी पहले कांग्रेस में थे, फिर तृणमूल कांग्रेस आए, वहाँ से निकल के आए हैं, और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी में भी आने, हाँ, तो प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा बाबरी मस्जिद करके लोगों को प्रभावित कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर ऐसा काम करते हैं तो जिस तरह से अन्य चुनाव में मोदी को फायदा हुआ है वही फायदा वो पहुंचाएंगे। और जो जादुई आंकड़ा है 147 सीटों का, मतलब कि बहुमत पाने के लिए, यानी 292 सीटें हैं वहां पर, तो जादुई आंकड़ा पाने सबसे बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए भी है और तृणमूल कांग्रेस के लिए है कि क्या इस बार पिछली बार जो सरकार बनी थी इनकी 2021 में उसको दोहरा पाएंगी। कम होने की संभावना दिख रही है। निश्चित रूप से बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है, रोड पे जा रही है, लोगों से मिल रही है, और जिस तरह से लॉलेसनेस है वहाँ पर, कानून बिल्कुल कहीं नहीं है और अराजकता बनी हुई है और सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही है। चलिए सूर्य प्रकाश जी, इस पे हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन बेटा क्या नाम है आपका? रिद्धम आर्या। रिद्धम आर्या, कहाँ से हो? हम दूधी नगर से हैं। दूधी नगर से हो। अच्छा, क्या सुनाओगे? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी था कि जैसे आपने देखा कि वंदे भारत, वंदे मातरम या वंदे भारत की बात रहे, तो आप देखो कि किस तरह से हमने अभी आपने रिपब्लिक डे परेड देखी, उसके बाद आपने बीटिंग द रिट्रीट देखी, उसमें किस तरह से इसको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया। यानी बीजेपी एक बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में बंगाल में कैसे हम घुसें, बंगाल की मतदाता के पास कैसे जाएं, मानुष को कैसे प्रभावित करें, उस पर काम कर रही है। और विकास के भी काम हो रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल में आज देखिए अमित शाह कहाँ हैं, बंगाल और असम के दौरे पर हैं। तो लगातार वहाँ के जितने लीडर्स हैं, कि राहुल गांधी कहाँ है तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हाजिर आजिम जी, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। बहुत लेट से जुड़े हाजिर आजिम जी, मैं आपके पास आऊँ रुपेंद्र जी, लेकिन उससे पहले आपके पास आते हुए मुस्लिम वोटर्स की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल का जिक्र हम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जिस तरह से एक अपनी नई पार्टी बनाई, बाकी और पार्टियां भी जुड़ने की तैयारी में, एक तीसरे फ्रंट खुलने की संभावना वहां पर, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स कहां जा सकते हैं? हाँ देखिए, सबसे पहले जो मैं लेट आया, देखिए मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और मैं इसलिए लेट आया, मैंने देखिए नमाज पढ़ने के हमने इस बात का जिक्र कर भी दिया, बता हाँ देखिए भी मैंने अल्लाह से दुआ करी है कि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे और गंगा जमनी तहजीब की जो हम दुआएं देते हैं वो हमेशा बरकरार रहे। लेकिन कुछ नफरती चिंटों के द्वारा वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर हमेशा गंगा जमनी तहजीब कायम रहे। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा नफरत की खाई खुदी रहे। भी वो हिंदू भाई को भी भड़काते, मुस्लिम भाई को भी भड़काते। भाई हम उन्हीं नफरती चिंटों से बड़े परेशान हैं। कौन? हुमायूं कबीर? अब देखिए मैं नाम क्या, नाम क्यों नहीं लीजिएगा? नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, बोले नफरती चिंटू हुमायूं कबीर। हाँ देखिए, अब ये तो भाजपा के प्रवक्ता खड़े हुए हैं हमारे भाई, ये बताएंगे क्योंकि इन्हीं की टीम के पहले मेंबर हुआ करते थे। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए, फिर टीएमसी में गए और अपनी एक नई पार्टी बना रहे। तो भाई ऐसे लोगों से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग मुल्क के अंदर माहौल खराब करते हैं। भाई आपको याद है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, हम सभी ने उसको स्वीकार करा था क्योंकि भारत के अंदर अमन व सुकून बना रहे। ये किस तरीके का हुमायूं कबीर है कि वहीं पे फिर एक बाबरी मस्जिद बनाने के कगार पे, क्योंकि वो चाहते हैं देश के अंदर कि नफरत जो है वो बढ़ती रहे और इसी देश के अंदर वो बाबरी मस्जिद बनाए। अभी कुछ साथियों ने नफरत बढ़ती रहे या वोट बैंक की राजनीति है? हाँ सुन तो लीजिए भाई, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ऐलान करा तो वहीं के एक नेता ने कहा कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। भाई यहाँ से मस्जिद और मंदिर से कब तक आप लोग इस पर राजनीति करते रहेंगे? इससे भी निकल के आप आए भाई, आप आगे आएंगे तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज हम लोगों को सख्त जरूरत है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। आज हमें सख्त जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा की बात के। और देखिए अभी यहाँ पर असम की भी बात करी गई थी। मैं कह रहा हूँ जहां जहां चुनाव चल रहा भाई, वहां घुसपैठिया बड़े आ जाते हैं। ये घुसपैठिया इतने चालाक हैं कि हम तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं
उन्हें पता है कि फला राज्य के अंदर चुनाव है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं या नहीं है? हाँ, सुन तो लीजिए, ये घुसपैठिए बड़े चालाक है। देखिए, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसमें सुन तो लीजिए, बोल के कहीं और घुमा दे रहे हैं आप बार बार। हाँ देखिए किरण जी, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ है या नहीं है? हाँ किरण जी, देखिए मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मैंने कहा कि ये घुसपैठिए बड़े चालाक है। हाँ। जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है उससे पहले वहां जाके एंट्री करवा देते हैं वो। और रही बात आपकी पश्चिम बंगाल में बहुत पहले से है। रही बात आपके पश्चिम बंगाल की, तो मुझे अपनी देश की आर्मी पे पूरा भरोसा है। मैं फख्र करता हूं अपनी देश की आर्मी पे कि जब मेरे देश की आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि बॉर्डर सुरक्षित है, कोई भी नहीं तो वो जो 1400 किलोमीटर फेंसिंग के लिए नहीं दिया गया, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी कह दिया ममता बनर्जी को आप वहां पर जगह दीजिए। और ये आज ही की बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट है इस मामले में। हाई कोर्ट ने कह दिया है वो जगह दीजिए, फेंसिंग करना है ताकि जो है घुसपैठिए आ ना सके। आप बोलिए। बात होने दीजिए। देखिए भाई, मैं अपने कोर्ट का सम्मान करता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करता रहूंगा। और रही बात यहाँ पे घुसपैठियों की, भाई हम चाहते हैं उन घुसपैठियों को हमारे सामने खड़ा करा जाए। सबसे पहले पीस पार्टी वाले उनमें लात मार के उनको उनके देश पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। चलिए, हुमायूं कबीर को भी भिजवाइएगा। ये सबसे जो एक खास बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हिंदू अस्मिता, मुस्लिम अस्मिता। अभी देखिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ, हम क्या थे, हम कहाँ आ गए। जिस देश ने उसको आज़ादी दिलाई, हमने अपने सैनिकों को गवाया। और बांग्लादेश के 10 लाख जो मुसलमान थे वहाँ पर महिलाएं, उनके साथ बलात्कार हुआ, मार दिया गया। वैसे में भारत जाता उसको आज़ादी दिलाता है। आज बांग्लादेश में क्या हुआ हमारे लिए, हमको दरनिकार कर दिया गया, वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया। और ऐसी रोज घटनाएं वहाँ पर हो रही है कि 2, 3, 4 लोग मारे। ये किसकी कमी है? मैं सवाल कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको कि इतने बड़े मसले पर क्या ममता बनर्जी खुल के बोल पाई कि वहाँ अन्याय हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है? सनातन की जिस सनातन की बात करते हैं, इस सनातन को खतरा सिर्फ पिछले 15 साल से ही हुआ है। बस मतलब इनकी नजरों में जो सनातन खतरे में सिर्फ 15 साल से ही हुआ है। आप ये बताइए, 800 साल मुगलों ने राज किया, कुछ उखाड़ पाए हमारा? आप ये देखिए, आप बात कर रहे हैं इतने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए गए, जिसको लेकर के आज हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है। पूरी बात सुनिए। जिन महाराणा प्रताप को आप आदर्श मानते हैं, उनका सेनापति कौन था? और जिस अकबर को आप दुश्मन मानते हैं, दुश्मन था वो, लेकिन उसका सेनापति कौन था? उस टाइम भी जो अपनी सांस्कृतिक धार्मिक जो स्वादपूर्ण था वो था। लेकिन युद्ध तो होते रहेंगे। युद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको जंग लड़नी है, सियासी करना है, क्योंकि आपको जमीन चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हमारे आपके। हाँ, किरण जी, किस बात से आपको आपत्ति मुझे इस बात से हुई, भाई इन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म अच्छा हुआ, अरे अगर को हटा दीजिए, सनातन धर्म तो अच्छा है, लेकिन आपने इस तरीके से जो क्वेश्चन मार कर रखा, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था पे आपने ठेस पहुंचाई है। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। मैंने सनातन धर्म की बात की। नहीं, अगर नहीं, मैं सनातन धर्म, अगर मतलब सनातन धर्म, सुनिए, पहली बात है कि सनातन धर्म कोई आज का नहीं है। पूरे दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, जिस धर्म की बात करें, वो पंथ है। आप एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। सनातन धर्म कण-कण में विद्यमान है, हर भारतीयता में विद्यमान है। वो चीजें नहीं दिखती है। आप धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर आप लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे बड़े भैया कह रहे थे कि 2015 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम हुआ है। हम साहब ये पूछना चाहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड क्यों बन गया? आगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस रोड क्यों नहीं बना? सूर्या जी जवाब दीजिएगा। ये सूर्या जी को जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ। देखिए, इनके लिए विकास रोड के नाम अगर हुमायूं रोक देते तो इनके लिए विकास रुक गया। इनके लिए क्यों बनाया गया? क्यों? दूसरी बात बाबर मस्जिद बनाने की डिमांड हुई थी। हम ये चाहते हैं क्यों बाबर मस्जिद के नाम पे वो करा देते। कलाम साहब के नमाते ने, ये लोग दारा सिकोह का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये लोग उसका नाम जरूर लेंगे। ये जो यह देश के आतंकवादी है, नाम लेंगे। हम पहले नाम लेंगे देश का। अभी जैसे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर भारत माता की जय बोली जा रही है, राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, जनगण मन गा रहे हैं, सिर्फ एक वंदे मातरम नहीं बोलने से कोई राष्ट्र विरोधी हो गया, मतलब राष्ट्र विरोधी हो गया। ये बात बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति भारत माता की जय बोल रहा है, कोई व्यक्ति जनगण मन बोल रहा है, जो कि संवैधानिक, भारत माता की जय भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं,
वो वंदे मातरम भी नहीं बोलते। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है। आपने नाम पे कहा कि नाम की राजनीति नहीं, विकास नाम की राजनीति। तो जी राम जी अगर हो गया मनरेगा का तो फिर दिक्कत किस बात के लिए आ गई? देखिए, नाम चेंज करने में दिक्कत नहीं है ना, सुने नाम चेंज करने में दिक्कत नहीं है। अरे कुछ नया लेगा हो अपना, हर चीज को आप लीपा पोती करके पेश कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि पिछले 15 साल में ऐसी कौन सी क्रिएटिव योजना है जो आपकी अपनी खुद की है? मोस्टली 80% योजनाएं जो है वो कांग्रेस की है, उसमें लिपा पोती करके पेश 80% योजना जो कांग्रेस की है जिसमें लिपा पोती आपने की है। ठीक है। मैं रुके आप कौन योजना बता रहे हैं ना? इंदिरा गांधी जनता ही बता रही है। हाँ। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू अपने नाना के सुलाए पैसा तो पब्लिक का ही है। क्या दोगे? दो। ठीक है इसका हाँ जल्दी से दे दीजिए। जब देश आजाद हुआ था, नेहरू जी के पास 120 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो खानदानी थे वो। सुनिए और सुनो, ये ओनिकोड है। नहीं सुनो, उन्होंने 100 करोड़ दान किया, उन्होंने 100 करोड़ दान किया। ओनिकोड मैं दूंगा प्रूफ आपको, मैं प्रूफ दूंगा भी आपको। ठीक है हाँ। अरे ऐसा है, अब नहीं, अब एक नया थ्योरी आया है, एक नया थ्योरी कि भारत बना कांग्रेस के पैसे से। देखो क्या बढ़िया बात। सही बात है, नहीं सही बात है। और कांग्रेस के अगर सारी नीतियां कांग्रेस की थी, जनता उससे संतुष्ट थी, तो पिछले 30 वर्ष से आपको रसातल में जनता क्यों भेजे हुए है? 96 बार आप राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं। सेंचुरी भी है जनता आपको बहुत जल्दी पूरा करवाने वाली है। पहले इस पर तो मंथन कर लीजिए कि क्या गलती है आप में जो आपको जनता नहीं सत्ता में लाने को तैयार है। पहले इसका मूल्यांकन जवाब दीजिए। डबल ट्रिपल सेंचुरी हम पहले ही मार चुके हैं। अगर हम आउट ऑफ फॉर्म है अभी कुछ दिनों के लिए, सेंचुरी मार भी ली, दोबारा फिर डबल ट्रिपल सेंचुरी हो सकती है। डबल ट्रिपल सेंचुरी ओली सत्ता की मार चुके हैं अभी हम। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो ये बात कर रहे हैं भाई, पैसा किसका लाया? अडानी का पैसा किसका है? सरकार का पैसा, अडानी का खुद का पैसा है। भाई वो मेहनत कर रहा है ना, पैसा उसका खुद का है। हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने कहा है। तो मैं एक चीज एक श्लोक से मैं एक लाइन से मैं कहना चाहूंगा, हाँ, कि कहा गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी यानी माँ और जन्मभूमि, इससे बड़ा चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है, वंदे मातरम भी नहीं है। अगर जननी नहीं सुरक्षित है, जन्मभूमि नहीं सुरक्षित है, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और जननी जन्मभूमि के लिए अगर कोई दो शब्द बोल नहीं सकता, उसे भारतीयता होने का कोई हक नहीं होता है। ये देखिए, ये हाजिर हाजिर जी, हाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस इसी का जवाब ले लूँ। हाँ। देखिए, अब मैं इनको अपने एक शेर के माध्यम से जवाब दूंगा। वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगेंगे। जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। चलिए आप अपनी बात। हाँ। मैं अब आता हूँ बंगाल की बात आता हूँ। इस सवाल ये उठता है कि इस बार चुनाव में जो 2026 से मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, उसमें मतदाताओं के बीच में लोग कैसे जा रहे हैं? क्या ममता बनर्जी अपने मतदाता के बीच में जाएंगी तो क्या लेके जाएंगी? उन्होंने क्या किया 5 साल में? कौन से विकास के काम किए? कौन सी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की? जो आज़ादी से पहले की बात थी, 1911 तक का जो बंगाल था, जो डेवलपमेंट हुआ, चितरंजन बना, ये बना, वो बना, उसके बाद आप 4 मुझे गिनती कराए कि बंगाल में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए। शिक्षा के लिए क्या हुआ? एक जमाना था कि खासकर मैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा जब कंबाइंड में हुआ करता था, तो लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाते थे, शिक्षा के लिए जाते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाते, राजेंद्र बाबू भी गए। आज कौन से छात्र कहते कि मैं बंगाल में जाके पढ़ना चाहता हूँ? कौन कह रहे हैं कि वहाँ पर रोजगार के लिए जाना चाहता हूँ, उद्योग के लिए? लोग दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में इस तरह से काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। तो आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था आपकी धरी सी है, कहीं कुछ नहीं, सुरक्षा आपकी चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, इसका हाँ, इसी का जवाब। अभी ये बताइए फिर किस चीज को लेकर के ममता बनर्जी जाएंगी? जैसे सूर्य जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ से विकास की राजनीति हो। अरे क्यों नहीं चलेगा मैम? चलेगा। 2013 में कैनिन दंगा कराया था, कैनिन दंगा कराया था। नहीं, ये लोग चाहते हैं कि हिंदू, मैं नहीं चाहता मैम। 2013 में कैनिन दंगा हुआ है, 2016 में अपना कलियागंज दंगा हुआ है, 2016 में हावड़ा दंगा कराया था बहन जी ने, 2017 में बदुरिया दंगा कराया था, सिर्फ चलेगा 2023 में रामनवमी में दंगा हुआ, युवाओं के लिए रोजगार चलेगा, महिलाओं के लिए अनुसार बहन जी
किस देवन दंगे कराए हैं? हम दंगा नहीं कराना चाहते, ये बहन जी कराना चाहती है। पीस पार्टी का हम सम्मान करते हैं मैम, हम भाई साहब का संघात कराते हैं, लेकिन अगर बंगाल की बात करेंगे तो बहन जी ने दंगा किस तरह कराया है। अब मैं आपको बता दे जाता हूँ, जनवरी 2021 में ITI के हिसाब से 65 दंगे बंगाल में हुए। अरे दंगा क्यों कराते हो आप हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को क्यों भड़काते हो? उन्होंने सिर्फ राजनीति की, अब सिर्फ दंगे को भड़का के, और फिर चाहते हैं कि हम दंगे भड़का के और मुस्लिमों का वोट लेके फिर हम सत्ता अपनाना चाहते हैं। अब ये नहीं चलेगा। मैं बंगाल के जो वासियों से बोलना चाहता हूँ, वहाँ की जनता से, इस बार विकास के नाम पे वोट देना। जी ठीक है, हाजी नाजिम जी इसका। हाँ किरण जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जहाँ पे भी दंगा होता है उस दंगे का नुकसान हर समाज को भुगतना पड़ता है और सरकार को भी भुगतना पड़ता है। तो भाई देखिए, देश के अंदर कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व सुकून हमेशा बना रहे। लेकिन एक भाजपा के अपने मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर मियाँ भाई को, अगर कहीं तुम रिक्शे में जा रहे हो, 5 रुपए का आपसे बात हुई है तो 4 रुपए आप दे दीजिए मियाँ भाई को। भाई मैं कहता हूं अपने मुस्लिम समाज से कि बिना भेदभाव अगर आपको कहीं पे कोई दबा कुचला या वंचित या कोई भी परेशान हाल है, अगर वो 10 रुपए मांगता है तो आप उसको 11 रुपए देकर उसकी मदद कीजिए। लेकिन अगर आप ये किसी के हक मारने की बात कहते हैं कि 5 रुपए की जगह 4 रुपए दे, कहीं ना कहीं आप उसके साथ। इसका जवाब हम ले लेंगे आलोक जी से, लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये जो बार बार दंगे का जो पूरा काउंटिंग और फहरिस्त इन्होंने दिखाई, फिर वो दंगे क्यों हो रहे हैं अगर हिंदू मुस्लिम वहां नहीं होता? और अभी रिसेंट की तो उत्तर 24 परगना की खबर है, जहां से कई हिंदू को जो है वो पलायन करना पड़ गया। हाँ, देश ये पश्चिम बंगाल में बोल रही हो, वैसे तो पूरे देश में इस तरह की स्थिति है। हाँ, ये बड़ी गंभीर मामला है कि अपने भारत के अंदर अपनापन खत्म होता जा रहा है। मेरे भारत इतना खूबसूरत है, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। भाई आप घूम के आ जाइए, लेकिन आपको भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इस भारत के अंदर अगर ये कहा जाए कि भी वो पलायन कर गए, तो भाई ये मौजूदा सरकार है, उन्हीं मेरे भाइयों को मना के वापसी लाए। पीस पार्टी आपके साथ खड़ी है कि उन साथियों को जो नाराज होकर चले गए उस राज्य से, उसी राज्य में वापसी उनको लाया जाए और उनके लिए आप ऐसी सुविधा मौजूद कराइए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देखिए अब ये बात आपने करी है घुसपैठे की। भाई हाजी नाजिम खान का दिल बड़ा दुखी हुआ था जब एक अमेरिका ने मेरे भारतीय भाइयों के हाथों में हथकड़ी बांध के भारत में भेजा। क्या ये बता दीजिए क्या भारत के अंदर जो घुसपैठियां हैं भाई उनको भी आपका भी इस तरीके से उनके देश भेज रहे हैं? बताइए। हम लोग भेज तो रहे हैं ना, भेज तो रहे, SIR के जरिए तो भेजा जा रहा है। उसके बाद फिर 4 तारीख को जो है ममता बनर्जी सड़कों पे निकल जाती हैं कि आप हमारे वोट बैंक्स को भेज रहे हैं। हाँ देखिए, अभी आपने कहा भेजा जा रहा है। भाई भारत के, मैं एक बात करूंगा भाई, आप सब ध्यान देना, हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान से एक महिला आई थी दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते, आज भी भारत के अंदर है। क्या वो अवैध तरीके से आई? क्या वो घुसपैठिया मानी जाएगी या नहीं? मुझे इसका जवाब अपने भाजपा के नेता। सैकड़ों लोगों की बात छोड़ करके आप एक के पीछे में पड़ रहे हैं। पहले वो सैकड़ों तो बताइए ना, इसका तो बताइए ना। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो 50% से एबव हो गए हैं, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गई, उसका तो जिक्र करिए ना। हाँ देखिए भाई, देखिए पश्चिम बंगाल की बात आप करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर कहीं भी घुसपैठिया नहीं होने चाहिए। भाई मेरे भारतीयों का हक कोई भी घुसपैठिया नहीं खा सकता। पीस पार्टी चाहती है कि घुसपैठियों को जल्द से जल्द मेरे भारत से भगा दिया। ममता बनर्जी के लिए नहीं बोलेंगे आप यहाँ पर, ममता बनर्जी के लिए नहीं बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? इटली वाली का भी जिक्र कर लो जी, इसके लिए तो सूर्या प्रकाश जी है। नहीं, अब तो उन्होंने ये ले लिया है। हाँ। नाजिम भाई बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आई है एक महिला, उसको क्या करेंगे? हम नाजिम भाई से पूछना चाहते हैं कि सानिया मिर्जा का शादी हुई पाकिस्तान में, तो वो हिंदुस्तान में क्यों रहे? उसको भगाने के लिए आपने क्या बात किया? आज तक आपने कोई सवाल उठाया उस पर, सानिया मिर्जा पे? तो नहीं, क्योंकि वो मतलब एक वो देश का गौरव है। देखिए हमें भी सवाल नहीं गौरव है तो मैम, गौरव है तो गौरव है तो हमारे हिंदुस्तान में एक से खिलाड़ी था, शादी हुई, फिर कुछ चीजें हुई, वापस आई, वो अपने पिता के पास। भाई तो पिता के पास है, फिर आप इस चीज को पहले नागरिकता है ना, नागरिकता है ना। दूसरे देश में शादी कर लेंगे, नागरिकता हम इंडिया की ठीक है, लेकिन वहाँ की नागरिकता वापस आ गई है ना। एक बात बताए, वो हमारे देश के इतना खेल करके मेडल भाई साहब बड़े चतुराई से निकल जाते हैं, ये बात सही है हाजिर नाजिम साहब। आपने अभी जब उनसे पूछा पलायन के विषय पे तो तुरंत कन्नी काट के निकल लिए। पलायन पे नहीं बोले कि रानम क्या हो रहा है या अपने शामली में क्या हो रहा है या अपने गाजियाबाद में डासना में क्या हो रहा है। पहले तो हिंदू को परेशान करो, वहां से भगाओ उनको, और फिर जब आप प्रश्न पूछो तो कन्नी काट के भाग जाएंगे। लेकिन आपके जो लोग लव जिहाद करके हमारी लड़कियों को फंसाकर और उनका धर्मांतरण कराते हैं, वो अब नहीं चलने देंगे।
लव जिहाद, जिम जिहाद, वॉकिंग जिहाद, टॉकिंग जिहाद, सिनेमा जिहाद, ये सब अब जिहाद नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। अच्छा, यहाँ वो सुन नहीं पाए हेमंता बिस्वा के जो बयान है उसके ऊपर में, ये जो सुन नहीं पाए हाजिर नाज़रीन। हेमंता बिस्वा के यहाँ पर जो अब वो जांच के बाद ही कोई जमीन खरीद सकेगा। हाँ। तो जो मुस्लिम फंडिंग है, 2 रुपए की जमीन को 200 में खरीद के और वहाँ पर जो उनकी पूरी मेजोरिटी बना के और हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने की कवायद थी, वो अब नहीं होगी। जो डेमोग्राफी चेंज है उसको लेकर के ये बयान है। चलिए वाइंड अप का समय हो रहा है, जल्दी। हाँ, देखिए भाजपा के नेता कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भाई अब हिंदुओं की जमीन मुस्लिम लीग खरीदेगा। अरे सुन तो लीजिए, चलिए खरीद सकते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। भाई उन्हें हिंदू भाइयों के दिलों से पूछो जाके आप लोग, भाई जो इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं कि भाई आखिर हम अपने भारतीय होने के बाद हम लोगों को आप भारतीय नहीं समझते, पूछिए इनसे। भारतीय हुई कैसे बात आ गई? मैंने इसलिए कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मेरे हिंदू भाई हैं जो परेशान हाल है, उनकी परेशानी इनको नहीं दिखती और ये कहते कि फंडिंग बाहर से हो रही है। भाई बाहर तो हो ही रही है। छांगुर का केस निकाल के देखिए, जो एटीएस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है उसको उठा करके आप देखिए, सही है, फंडिंग तो हो रही है बाहर से फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है? मैं अपने भारत सरकार को फेल मानूं आपके शब्दों के अनुसार? मैं बोल रही हूँ बाहर से फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए सुनिए, जांच हुई, पकड़ा गया, छांगुरा जेल में है, ये किसकी कामयाबी है? ये किसकी कामयाबी है? हाँ देखिए भाई, अभी आपने कहा विदेशों से फंडिंग हो रही है। भाई मैं अपनी जांच एजेंसियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अपराधी, एक नहीं ऐसे कई अपराधी पकड़े गए। अरे सुन तो लीजिए, आप बड़ी विचलित हो जाती है हाजी नाजिम क्या करे? सवालों को देख के भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते और आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। हाँ सुन लीजिए भाई मैं जब बात यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी एजेंसियों की, मैं तारीफ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो और पकड़े, इससे पहले भाई अभी तो एक जंग। हाँ भाई मैंने पहले तो आप फेलियर बता रहे थे, वो तो हमने बताया पॉइंट कि इन्हीं जांच एजेंसियों की वजह से आज छांगुर जो है जेल में है, इसी जांच एजेंसियों की वजह से उस फंडिंग का खुलासा हुआ है। क्या अब मैं एक बात मान लूं कि ये जांच एजेंसियां जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारे पर चलती है? क्या मैं आपकी बात को ये मान लूं? भाई जांच एजेंसी हमारी स्वतंत्र है, वो फ्रीडम होकर काम करती है। चलिए वक्त है, मैं तालियों